क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ आर टू आर डिफाइंड बाई fx is equal to 3 minus 4x. fx is equal to 3 minus 4x ये है। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी के लिए चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अस पुट fx is equal to fy। तो fx को fy के इक्वल रखकर चेक करेंगे। तो fx क्या है 3 minus 4x और fy क्या है 3 minus 4y। तो इधर भी प्लस का 3 है, इधर भी प्लस का 3 है, प्लस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कुल मिलाकर x इज इक्वल टू y आ गया। fx इज इक्वल टू fy रखने पर x इज इक्वल टू y आ गया। तो हम ये बोलेंगे देयरफॉर f is a 1-1 फंक्शन। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये 1-1 फंक्शन है। उसके बाद चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी के लिए। सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू होता क्या है, 1-1 का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हो। ठीक है, इधर का हर एक एलिमेंट, इधर वाले मतलब हम डोमेन वाली साइड के हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। इधर का हर एक एलिमेंट उधर के एक एक एलिमेंट के साथ रिलेट करें। और सर्जेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम कोडोमेन को लेते हैं कि इधर का हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन जो इस तरीके से दे रखा होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स कितना है 3 minus 4x। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे y इज इक्वल टू 3 minus 4x है तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x को निकालेंगे y की टर्म्स में। तो ये ऐसे हो गया कि y इज इक्वल टू 3 minus 4x। तो माइनस 4x को इधर ले आओ क्योंकि मुझे x निकालना है। 4x इज इक्वल टू 3 minus y। तो x इज इक्वल टू 3 minus y अपॉन 4। तो y की कुछ भी वैल्यू लीजिए आप, y की कुछ भी वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए y वाली टर्म डिनोमिनेटर में होती तब तो मैं ये कह सकता था कि y की जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर y की हर वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई रियल वैल्यू मेरे को जरूर मिलेगी। तो हम ये कहेंगे ये 3 minus y अपॉन 4 आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब y की हर वैल्यू के लिए मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो y क्या होता है, जो इधर लिखा रहता है कोडोमेन वाली साइड पर, तो y की हर एक वैल्यू के लिए मुझे कोई ना कोई x की वैल्यू जरूर मिलेगी। यानी कि y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। जब रिलेटेड है तो फिर वो ऑन टू है। ठीक है, अगर ये हम ये कह देते हैं कि रियल नहीं आ रहा है, अगर ये y की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता तब मैं कह देता कि ये ऑन टू नहीं है। तो x की जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू रियल होंगी, x की सारी वैल्यू रियल होंगी तो हम ये कहेंगे ऑन टू है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे therefore f is an onto function। therefore f is an onto function। onto है तो फिर क्या हो गया, बाइजेक्शन। So it is a bijection। So it is a bijection। अच्छा, नई वाली एनसीईआरटी है अभी किसी के पास है? दिखाइए एक बार जरा। एक्सरसाइज 2 ही है उसमें या 3 है? 2 ही है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या करा होगा ना कि इसमें हम मिसलेनियस में से ढूंढते थे और 12 ही हैं। अच्छा, फिर सीधा मिसलेनियस एग्जांपल्स डाल दिए। अच्छा, तो GOF और FOG इस बार है। ये वाला जो पोर्शन इन्होंने दिया है ना मिसलेनियस वाला,
ये लास्ट ईयर नहीं था सिलेबस, कोई बात नहीं, अब तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में डाउट, हाँ एक क्वेश्चन बताओ सर, उसमें था फंक्शन रिलेशन टू रियल नंबर ही था वो। हाँ, और फंक्शन दे रखा था मैं x³ + x, उसे बाइजेक्टिव प्रूफ करना। x³ + x इसका है या कहीं बाहर से? सर ने दिया था स्कूल में। अच्छा, यहाँ से नहीं है ना, ठीक है, कहीं और से। पक्का बता देना, क्वेश्चन ठीक है ना? यस सर। f(r2r) और f(x) = x³ + x। x³ + x, ठीक है। ये किसी को गर्मी लग रही हो तो चला देना फैन, मैंने तो ऐसे ही बंद कर रखा है। चल नहीं रहा? नहीं, चलाओ, 1 नंबर बढ़ाकर देखो जरा, अब चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन आपने बताया, फंक्शन है f(r2r) और f(x) क्या दे रखा है, x³ + x, पक्का यही है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्शन है, यही ना, ये चेक करना है, नहीं प्रूव करना है, मतलब ये बाइजेक्टिव होगा ही, ये पक्का है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए सबसे पहले इंजेक्टिविटी, let us put f(x) = fy, तो f(x) क्या है, x³ + x = y³ + y, ये हो गया। अगर हम ऐसे करें x³ - y³ + x - y = 0, ये करें तो x³ - y³ को क्या लिखा जा सकता है, x - y × x² + xy + y², यही होता है a² + b² + ab, ठीक है। और ये हो जाएगा +x - y = 0, एक तो ये हुआ। दूसरा x - y, अब मैंने इसमें से ले लिया कॉमन, ये a³ - b³ का फॉर्मूला याद है, a - b × a² + b² + ab, ये होता है। अब ये x - y हुआ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² + xy + y², ठीक है। x - y इधर से भी ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा +1 = 0, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, तो फिर इसका क्या करेंगे, x - y, ठीक है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या, x² + y², xy ऐड कर दें, xy सब्ट्रैक्ट कर दें, xy ऐड कर देंगे तो x + y का होल स्क्वायर बन जाएगा, और xy सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - xy। सर नीचे ले लेते हैं ना, पूरे उस एक्सप्रेशन के नीचे ये नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहा ना, लेट अस पुट f(x) = fy, तो x भी यहाँ पर वेरिएबल है और y भी यहाँ पर वेरिएबल है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता, जैसे मान लीजिए इस पूरे में, मान लो फॉर एग्जांपल इस पूरे में यहाँ पर 4 भी आ रहा होता, तो 4 एक कांस्टेंट है, तो हमें ना हमें वो चीज़ दिमाग से निकालनी है कि हम इस चीज़ को यहाँ नीचे ले जाएंगे, मतलब डिवाइड में लेकर चले जाएंगे, वो चीज़ दिमाग से निकालनी है। हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 टर्म्स हैं, एक 4 है, एक x - y है, और एक ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो हम ये कहेंगे आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो 4 है ना, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह देते थे ऐसे में कि जैसे ये 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हम ये कहेंगे आइदर x - y = 0 और
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें एक काम करा जा सकता है, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? दो बड़े बड़े ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। अगर x माइनस वाई 0 के बराबर है तो ये कुछ भी होता रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर x माइनस वाई 0 के बराबर है तो फिर ये पूरा का पूरा कुछ भी होता रहे, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। या फिर ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट ये 0 के बराबर अगर हो गया तो फिर ये कुछ भी होता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये पूरा ब्रैकेट 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसकी। तो इसमें क्या करेंगे, इसका ना जरा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काश ये 2xy होता। अगर ये 2xy होता तो फिर क्या हो जाता? वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाता ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो है ही, आपने क्या करा, एक्स वाई ऐड भी कर दिया और एक्स वाई सबट्रैक्ट भी कर दिया और लास्ट में प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर इतना करने के बाद में अब जरा आगे देखिएगा। एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इट सजेस्ट दैट कि x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से तो समझ में आ गया x इज इक्वल टू वाई। अगर यही रिलेशन ट्रू है तो फिर ये इंजेक्टिव है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि ये रिलेशन ट्रू है या नहीं। ये रिलेशन ट्रू है या नहीं? ट्रू का मतलब क्या ये 0 हो सकता है या नहीं? तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मैं बोलूँगा ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम ये कहेंगे, दोबारा से लिखिए यहाँ पर x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को तो मैं लिख चुका हूँ ना, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। एक तो ये हो गया और अब जगह इस पर आ जाइए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये क्या होगा? ये हमेशा 0 या उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी। मुझे चाहिए 0 आएगा या 0 से बड़ी आएगा। अब हमने ये कह दिया कि इफ अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर 0 है, अगर ये 0 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मान लीजिए 0 भी है, तो क्या होगा उस केस में? इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस वाई, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, समझ लेना, जहां भी ना समझ में आए प्लीज बताना। देन अब क्या कहानी है कि 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये सुनना जरा, मैंने ये कहा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। पहली चीज़ तो ये इफ यानी कि ये मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूँ अभी कि मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर देखना है कि ये 0 के बराबर आ भी सकता है या नहीं आ सकता। अगर ये आ सकता है 0 के बराबर तो भाई फिर ये इंजेक्टिव नहीं है, तो फिर ये इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ गया ना, तो मुझे तो x इज इक्वल टू वाई चाहिए था। x इज इक्वल टू वाई तो मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से मिल रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जरा। अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू लेकर चलते हैं, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया, मतलब ये वाला टर्म हमारे पास, इतना टर्म 0 आ गया, तो भाई ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 प्लस 0 ही 0 के बराबर होगा। 0 प्लस एनीथिंग करोगे तो वो 0 तो नहीं आएगा, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स वाई को भी 0 होना पड़ेगा।
1 माइनस एक्स वाई 0 होगा तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स और y क्या है फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ गए? दोबारा समझो। हमने कहा कि इस एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को, ये 0 है या नहीं है ये चेक करना है मेरे को। देखो ऐसा होता है जब हम कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं आपको वापस 10th क्लास में लेकर जा रहा हूँ। तो 10th क्लास में ये होता था कि भाई हमको ना मतलब स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। फॉर्म करने के बाद आपने सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद में आप कहते थे आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा तभी तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा। तो अगर x माइनस 3 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 3 आ गई, और अगर x प्लस 4 0 के बराबर है तो x की वैल्यू माइनस 4 आ गई। तो दोनों में से एक वैल्यू ड्रॉप करते थे ना, कोई कंडीशन लगाकर कि स्पीड पूछी जा रही है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप इसको ड्रॉप कर देते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखना है कि या तो मेरे को x माइनस वाई को ड्रॉप करना पड़ेगा या इस पूरे बड़े एक्सप्रेशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि दोनों भी ट्रू हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक में ये पूछा जाता था कि लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो आपने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। अब मान लीजिए x जो है वो 9 आ रहा है और y 4 आ रहा है, ठीक है। x 9 आ रहा है, y 4 आ रहा है, तो ठीक है भाई तुम इसको लेंथ बोल रहे हो, मैं तो उसको ब्रेथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि लेंथ ज़्यादा ही हो और ब्रेथ छोटी ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप अपने हिसाब से किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वो नहीं है। अब देखो मैंने कहा ये पूरा 0 आने के लिए तो भाई ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू उठा ली फिर मैंने। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 0। अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू माइनस वाई आएगी, ठीक है। अच्छा तो अगर ये पूरा का पूरा 0 आ रहा है तो भाई 0 में जो भी कुछ ऐड हो रहा हो वो भी 0 ही आना चाहिए, तभी वो 0 के बराबर बनेगा। तो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ले लिया, 1 माइनस एक्स और फिर y की जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, इस 1 को तो ले जाओ उधर, और ये माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि बाकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, बाकी जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू, बाकी तो ये तो मैंने सबसे छोटी वैल्यू ले ली, उससे बड़ी वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो उससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी भाई 0 से बड़ी आती चली जाएगी। वो 0 से बड़ी आ गई, फिर अगली वैल्यू +1 है तो मतलब वो भी और पॉजिटिव की तरफ चली गई, फिर उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉसिबल नहीं है, इस पूरे एक्सप्रेशन का 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने चेक कर लिया तो एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, मतलब बकवास रिजल्ट आ रहा है। किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया R to R, ठीक है। अगर यहाँ पर I to I होता, इमेजिनरी टू इमेजिनरी होता तो ये ले सकता था मैं, x² = -1 यानी कि आयोटा है, ठीक है ना। I² = -1 होता है, लेकिन यहाँ रियल दे रखा है तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब x = y यही होल्ड कर रहा है ट्रू, ठीक है। तो आप ये कहेंगे therefore only x = y holds true, और जब ये ट्रू है so f is 1 या इंजेक्टिव, ये तो हो गया। अब इसके बाद सर्जेक्टिव भी देखेंगे। सब्जेक्टिविटी में देखिएगा क्या होता है। सब्जेक्टिविटी में हम लेते हैं y = fx, y = fx और ये किसके बराबर है x³ + x के बराबर है, ठीक है। अच्छा इट इम्प्लाइज दैट x³ + x = y, x³ + x = y, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो स्कूल में बताया था कोई ऑड डिग्री इक्वेशन है, वो कैसे सॉल्व करें? है कुछ तरीका पता है? उन्होंने बोला कि इसमें एक रियल सॉल्यूशन आएगा तो इसकी वजह से सब्जेक्टिव x³ + x = y। चलो यहाँ पर ये कह सकते हैं x × x² + 1 = y।
y की टर्म्स में x की वैल्यू कैसे निकालूँ। चलिए इस तरीके से नहीं हो रहा है, एरो डायग्राम से करके देख लेते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सा मेथड उन्होंने बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी में यही 2 मेथड है, हम एक काम करते हैं दूसरा देख लेते हैं कुछ तरीका। बाकी एक बार बता देना कौन सा मेथड बताया था। उन्होंने तो ये बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व तो नहीं करवाया, पता नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला था ऑड डिग्री इक्वेशन कोई इक्वेशन होती है जिसमें एक रियल सॉल्यूशन होता है, एक रूट आती है उसमें। नहीं एक्चुअली वो तो समझ में आ रहा है, जैसे x² + 1 है, इसकी तो एक इसको रूट अगर आती है। 0 के इक्वेट करूँगा तो इमेजिनरी ही आएगा, है ना। बाकी नहीं समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से कैसे होगा। और अगर हम एरो डायग्राम वाला मेथड दें, ऐसे एरो डायग्राम वाला अगर हम मेथड देंगे तो हमारे पास इधर भी रियल नंबर है, इधर भी सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो मैं y की अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ x³ + x, मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कौन सा वाला, ठीक है ना, तभी देखेंगे इसको। 1 तक तो क्लियर है ना। हाँ चलिए हाँ जी, कौन सा अच्छा वो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो ये ना तरीका होता है, जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ ये चेक करा था कि fx = fy रखने पर या x = y आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ x = y आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इंजेक्टिविटी का तरीका हो गया चेक करने का। अब सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू है नहीं, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि y = fx होता ही है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में। तो वो क्यूबिक इक्वेशन से सॉल्व करके मैं x की वैल्यू मतलब सिंगल मेरे को x चाहिए। हाँ हाँ, उसको क्यों सॉल्व करा, उसको सॉल्व इस वजह से करा था हमने ये चेक करने के लिए कि क्या किसी कंडीशन पर ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 हो रहा है। क्योंकि ये जो x - y है इसके 0 होने से तो मेरे को x = y मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे ये और देख रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि क्या पता ये भी 0 के बराबर आ रहा हो, तो किसी भी तरीके से ये 0 के इक्वल नहीं आ जाता है, तो फिर मैं कह दूंगा कि फिर ये 1 1 नहीं है। क्योंकि हमें fx = fy रखने पर एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है x = y। अगर मान लीजिए एक और सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे यहाँ पर मिल रहा था x = -y, अगर मान लीजिए ये सेटिस्फाई कर जाता, क्योंकि x = -y रखने से ना x² = -1 आ रहा है, ठीक है। और मान लो ये -1 - xy होता तो x² = +1 आ जाता, तब मैं ये कह देता कि x = -y ट्रू होल्ड कर रहा है। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, x = y भी हो सकता है, x = -y भी हो सकता है, तब मैं कह देता कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। बाकी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ऊंचा क्वेश्चन दिया है उन्होंने ये, ठीक है। कुछ चेक कर रहे होंगे आप लोगों का दिमाग कहाँ पर है। 1 1 से प्रूफ हो गया था। 1 1 कैसे, इसी तरीके से? हाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। ऑन टू में फंसे। अच्छा चलिए ऑन टू का मेरे को बताना भी कौन सा उन्होंने क्यूबिक वाला मेथड बताया। अच्छा और बताइए, देखो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका मैंने बोला था कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों चेक कर लेना, और एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कहीं और किसी में डाउट है? मैंने बीच के क्वेश्चन छोड़े थे वो मैं अभी आपको करा। सो इसमें मैंने एक बार कोशिश करी थी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करूँ इस वाले को? हाँ पर वो हुआ नहीं था। नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही तो करा, x + y का होल स्क्वायर ऐसे ही तो बनाया। सब्जेक्टिव वाले को पर वो सब्जेक्टिव इक्वेशन बन नहीं बना पाओगे। सुनो कैसे करोगे? हाँ वो 0 x³ + x है ना। हाँ हाँ तो x कॉमन लेकर और फिर इसका नहीं x³ को मैंने अलग ही छोड़ दिया और उसके बाद 0x² वैसे करा तो आंसर ही करा। एक्चुअली क्या होता है कि x³ वाला जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है ना, आप ग्रेजुएशन तक पहुंच जाइए, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है या तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप करोगे, इस साल 12th में करोगे, और या फिर वो हिट एंड ट्रायल से ही होता है। पहले एक रूट निकालते हैं x का और फिर उसके मतलब वो जो वैल्यू आती है उससे डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है फिर उसको फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर y अटक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें इसको y के टर्म्स में एग्जैक्टली कैसे निकालूँ। मतलब मेरे को इधर सिर्फ x चाहिए और इधर मेरे को पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y में चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो वो आप एक बार दिखा देना उन्होंने कैसे सॉल्व करवाया, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट ही लिखवाई, तो बस स्टेटमेंट दिखा देना मेरे को, चाहे तो घर जाकर फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा क्या तरीका बता रहे हैं।
चलिए जी एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इसमें इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देते हैं तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। याद है क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? याद है? भूल गए? मैं बताता हूँ चलिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कैसे लिखा जाता है? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर एक्स लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब ये होता क्या है इसका, एक्चुअली ये तो शॉर्ट में लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर 2, 2.3, 2.9, 3.1, 0.2, -2, -7.2, -7.8, मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए। तो अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट टिल इंफिनिटी। लेफ्ट में चलिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 यहाँ तक है। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है वेयर GIF डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब या तो इंटीजर इक्वल होगा x के, x क्या है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही हमारा x है, या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर दे रखा है हमें उसके लेफ्ट साइड में, मतलब उससे छोटा, छोटे की तरफ अगर जाना है तो लेफ्ट साइड में चलूंगा ना मैं, तो उसके लेफ्ट साइड वाला जो भी पहला स्पीड ब्रेकर आ जाए, स्पीड ब्रेकर मतलब पहला जो भी इंटीजर आ जाए बस वही रुक जाना है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे 2 है तो 2 का मतलब क्या है कि मैं 2 से इधर उधर कहाँ चलूंगा जब एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही दे रखी है, तो यहाँ पर 2 का रिजल्ट तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब 2.3 है तो 2.3 का होगा यहाँ होगा, तो मुझे उसके लेफ्ट में देखना इंटीजर वैल्यू कौन सी है, तो पहला इंटीजर क्या पड़ रहा है 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से 2.9 है तो 2.9 यहाँ पड़ेगा, लेकिन मुझे तो लेफ्ट में चलना है, अप्रॉक्सीमेट मत कर देना इसको कि 2.9 है ठीक है 3 के बराबर होगा, नहीं। तो 2.9 अगर है तो मुझे लेफ्ट की साइड में चलना है, तो 2, तो ये 2 हो गया। 3.1 है तो 3.1 के भी लेफ्ट की साइड में चलेंगे तो पहला इंटीजर क्या पड़ेगा 3, 0.2 तो 0.2 यहाँ होगा तो इसके लेफ्ट की साइड में क्या पड़ेगा 0, -2 तो -2 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट इंटीजर है, तो यहाँ तो -2 के बराबर, -7.2 तो -7.2 यहाँ होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में -8 पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने इतने सारे पॉजिटिव वाले देखे तो हमें लगा अच्छा 2.3, 2.9, 3.1, अच्छा तो आपको बस ये इंटीजर वाली वैल्यू ले लेनी है इधर वाली, ठीक है। लेकिन याद रहे इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, तो 0.2 में मुझे दिखाई दे रहा है कि 0.2 इधर है तो उसके लेफ्ट साइड में इंटीजर 0 पड़ेगा, लेकिन अगर मैं -7.2 की बात करूँ तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में -8 पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8। सिमिलरली -7.8 कहाँ होगा, यहाँ, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर क्या होगा -8, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू का बस ध्यान रखना होता है, अगर प्रॉपर इंटीजर दे रखा है, मतलब ये अगर पॉइंट वाले नहीं दे रखे, प्रॉपर इंटीजर जैसे 2 है, -2 है, प्रॉपर इंटीजर दे रखा है तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही होगा, वही उसका आंसर है, जो अंदर लिखा हुआ है वही आंसर है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू में जो डेसिमल से पहले वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में उससे जस्ट छोटी वैल्यू, जैसे -7 है तो -7 से जस्ट छोटा -8, -7.8 है तो -7.8 से जस्ट छोटा, -7 से जस्ट छोटा -8।
बस, तो लेफ्ट वाला हमको इंटीजर लेकर चलना, समझ गए? ठीक है, तो ये चीज़ होती है GIF की। अब इन्होंने बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन 2 है। देखिएगा, अब आगे चलते हैं इसमें। FR2R इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। देखिए ये जो GIF होता है ना, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एरो डायग्राम से करूँगा और मुझे बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी इधर भी रियल इधर भी रियल, क्वेश्चन में दे रखा है ना FR2R, तो रियल में कुछ भी आप ले लीजिए, इधर -∞ ऐसे चलते जाओ और इधर +∞, बीच की कोई 2-3 वैल्यूज ले लेता हूँ ना, ऐसे ही 1.2 1.3, एक वैल्यू 1 भी ले लेना, 2 ... ऐसे छोड़ दिया। ऐसे इधर भी -∞ +∞। अगर 1 है तो इधर क्या लिखा रहता है, इधर x लिखा रहता है, ठीक है। तो 1 का GIF क्या होगा, GIF ऑफ 1 1, इधर 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 से ही रिलेट करेगा। इधर लिख लो 1.2, इधर लिख लो 1.3, इधर लिख लो 2 और ... ऐसे छोड़ दीजिए। अगर GIF ऑफ 1.2 है तो क्या होगा, तो भी 1 होगा। तो GIF ऑफ 1.2 है तो भी वो 1 से रिलेट कर रहा है। अगर GIF ऑफ 1.3 है तो भी वो 1 से रिलेट कर रहा है। अगर GIF ऑफ 2 है तो वो 2 से कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 तो हमने एग्जांपल के तौर पर दिखा दिए, तो मैनी आर रिलेटेड टू 1, मैनी आर रिलेटेड टू 1, ठीक है। क्लियरली more than one elements as shown in the arrow diagram in the domain have their single image in codomain। इधर वाले सेट को डोमेन, इधर वाले सेट को कोडोमेन बोलते हैं। have their single image in codomain, therefore F is a many one function, that is it is not 1 1। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। उसके बाद also all the decimal numbers in the codomain like
1.2 and 1.3 do not have any pre-image in the domain, so it is not onto। मेरी बात समझ में आ गई भाई? किसी भी तरीके से GIF जो होता है, GIF का रिजल्ट किसी भी तरीके से वो डेसिमल नंबर के फॉर्म में तो नहीं आ सकता, इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। आप ये देखिए ना, 2.3 है तो भी रिजल्ट 2 है, 2.9 है तो भी रिजल्ट 2 है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये सारे के सारे प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इधर सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं उनको तो अपना प्री इमेज मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन इंटीजर्स है 1.2, 1.3 इनको अपना यहाँ पर प्री इमेज कोई नहीं मिलेगा। तो मुझे ऑन टू के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि इधर का कोई भी एलिमेंट किसी मतलब हर किसी से रिलेट करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट इधर का छूट ना जाए, समझ रहे हो? और इधर हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख कर छोड़ दिया ताकि समझा सकें, ठीक है? तो हम इस तरीके से करके बता सकते हैं इसको। क्लियर है सभी? ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, और यही हमको प्रूव करना था कि ये ना तो 1 है ना ऑन टू है, ठीक है? तो भाई ये GIF याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक और फंक्शन अब दे रखा है इन्होंने, मॉडुलस फंक्शन। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन FR2R गिवन बाई fx इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। फिर उन्होंने दे रखा है कि वेयर mod x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड mod x इज माइनस x इज इफ x इज नेगेटिव। ये दे रखा है, यानी कि mod x की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखिएगा आप we know that mod x is equal to minus x when x is less than 0 और प्लस x when x is greater than equal to 0। ये सबको पता है ना, मॉडुलस x की डेफिनेशन होती है नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, नेगेटिव 1 होगा नहीं, नेगेटिव आया कैसे, माइनस नेगेटिव कैसे आया वो बताऊंगा अभी। देखिए हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि जो मॉड है, मॉड का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव कैसे आया? समझिए, यहाँ पर पहले ही कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज लेस देन 0। तो ऐसा होता है कि mod x दे रखा है, तो mod x का मतलब क्या है कि मॉडुलस के अंदर लिखे हुए नंबर पर मेरे को जरा ध्यान देना है। तो मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर mod 3 है, mod 3 है तो 3 किस कैटेगरी में लाई करेगा? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट तो एक्जैक्टली आप जो अंदर लिखा हुआ है वही लिख दो यहाँ पर। तो अंदर क्या लिखा हुआ है? 3, तो आपने 3 ही लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ mod -3 की। तो mod -3, अब ये बताइए mod के अंदर जो लिखा हुआ है वही x है, तो ये x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। तो ये इस कैटेगरी में आएगा, x लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 होगा तो mod x का रिजल्ट क्या होगा? -x। अंदर लिखा हुआ टर्म x है, यानी कि -3 तो आपका x हो गया, और आपको उसके आगे एक माइनस और बता देना, तो रिजल्ट क्या हो गया? ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूले के हिसाब से क्या है कि अगर x लेस देन 0 है तो x क्या है जो mod के अंदर लिखा हुआ है, तो mod के अंदर अब क्या लिखा हुआ है? -3, ठीक है। तो अब mod के अंदर जो लिखा हुआ है वही x है, तो क्या है? -3। अब -3 बताओ x 0 से छोटा है या बड़ा है? 0 से छोटा है, तो उसको आप क्या लिखोगे? -x, यानी कि माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3 हो गया। तो इस तरह से mod का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही डिलीवर करेगा। वो फॉर्मूला जब मैं x के टर्म्स में लिखूंगा तब मेरे को फॉर्मूला ऐसा लिखना है, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये मॉडुलस को याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर -x कैसे आ गया। एक्चुअली x जो है वो नेगेटिव है क्योंकि लेस देन 0 है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करेगा, समझ गए? चलिए अब इसकी इसी डेफिनेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने यहाँ पर भी क्या दिया? रियल दिया है ना? हाँ, रियल टू रियल दे रखा है मॉडुलस फंक्शन।
जैसे ना लगभग 2-3 बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे नए ही हैं, तो भाई कोई डाउट वाउट आया करे ना बीच में रोक लिया करो, पूछ लिया करो, कुछ भी दिक्कत है पूछ लेना बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूछेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, पूछ लेना, ठीक है। तुम तो पूछ ही लेते हो, ठीक है। बाकी बच्चों कह रहा हूँ तुम सब शांत से बैठे हुए हो, अगर डाउट वाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, मुझे पहले से ही पता है कि नेगेटिव है ना, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव का भी रिजल्ट नेगेटिव ही आना है, यानी कि मैनी वन है ही, वन वन नहीं है, पहले से ही पता है। उसके अलावा मॉड का रिजल्ट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं आता। अब मैं जानबूझकर ऐसे ही नंबर देने वाला हूँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, डॉट डॉट यहाँ पर ले लो -2 -1 0 1 2, ये ले लिया। और ऐसे इधर भी ले लो -2 -1 0 1 2 -2, यानी कि इधर वाले जितने भी हैं वो मॉड एक्स हैं, इधर वाले जितने भी हैं मॉड एक्स हैं। और ये क्या है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इधर वाले जितने भी हैं वो x हैं। अब x के आगे मॉड लगाना है, मॉड का जो रिजल्ट आएगा वो ये है, मतलब y ये है। तो अब मैंने क्या करा, अगर मैं देखता हूँ मॉड -2 तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 2, ठीक है। अब मैं अगला देखता हूँ मॉड -1 तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी ये 1, ये है ऊपर, उसका रिजल्ट आएगा 1, ठीक। 0 का रिजल्ट 0 का मॉड 0 ही होता है, 1 का रिजल्ट भी 1 ही आएगा, 2 का रिजल्ट भी 2 ही आएगा, ठीक है। और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सबको तो कोई भी अपना इमेज मिल ही नहीं रहा, प्री इमेज मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर बस आपको यही लिखना है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। सिंस फॉर एवरी प्लस माइनस एक्स there is a single image y. Example, mod -2 is equal to 2 and mod +2 is equal to 2. That is, many are related to 1. Many are related to 1. So लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी, तो कुछ अलग ही कर दिया मैंने, एक तरफ मॉड एक तरफ जी है, ठीक है। तो mod 2 और mod -2 दोनों का रिजल्ट 2 ही आ रहा है। दैट इज मैनी आर रिलेटेड टू 1, सो इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है। इसमें भी मुझे क्या प्रूव करना था, इट इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगला देखिएगा, ऑल्सो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ द कोडोमेन do not have any pre-image in the domain, so it is not onto। ये onto भी नहीं है, यही प्रूव करना था, दीजिए प्रूव। इट इज नाइदर 1 1 nor onto। भाई किसी भी नंबर का अगर हम मॉड लेंगे तो वो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो किसी से रिलेट ही नहीं कर रहे, मतलब उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन होता है सिग्नल फंक्शन, अगला क्वेश्चन में सिग्नल फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5।
स्कूल के टेस्ट में भी बता रहा हूँ, सिग्नम, मॉडुलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर दे देंगे टीचर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही क्वेश्चन। उसके बाद देखिए शो दैट सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, जो स्कूल में टीचर क्वेश्चन देंगे वो उसको डिफाइन नहीं करेंगे, इन्होंने मॉडेक्स को भी डिफाइन कर रखा है, वो डिफाइन नहीं करेंगे। ऐसे ही सिग्नम फंक्शन को भी डिफाइन नहीं करा जाएगा, वो सिर्फ ये कहेंगे कि आप ये बताइए कि सिग्नम फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, बेहद आसान है। सिग्नम फंक्शन is a signum function is defined as fx is equal to fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। अब आप ये देखो कि मुझे ये चेक करना है, प्रूव करना है एक्चुअली कि ये ना तो 1 1 है ना ये 1 2 है। fx मतलब क्या है, y दे रखा है, यहाँ पर ले लीजिए आप इसका डोमेन और इधर ले लीजिए कोडोमेन। तो माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी, उधर यहाँ पर भी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। अब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट 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 लगाकर इंफिनिटी तक। यहाँ पर भी ऐसे ही तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर दीजिए। अगर x जो है वो 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, सिर्फ 1। अगर x 0 से बड़ा है तो आप ये देखिए x 0 से बड़ा है मतलब यहाँ पर 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है मतलब ये 0 से बड़ा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1। अगर 2 है तो भी रिजल्ट 1, अगर 3 है तो भी रिजल्ट 1। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ये कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, 0 से बड़ी कितनी भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, इन्फिनिटी तक चले जाओ, रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। सिग्नम फंक्शन ये कहता है अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो y की वैल्यू -1 ही आएगी, तो -3 पर भी -1, -2 पर भी -1 और -1 पर भी -1। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि since for all x greater than 0 y is equal to 1। अगर जितने भी x 0 से बड़े हैं, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। For all x greater than 0 y is equal to 1। So it is not 1 1। 1 की रिजल्ट भी 1 आ रहा है, 2 का रिजल्ट भी 1 आ रहा है, 3 का रिजल्ट भी 1 ही आ रहा है, तो इट इज नॉट 1 1। पहली चीज तो ये। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एक्सेप्ट -1, 0 एंड 1। तो इधर सिर्फ -1, 0 और 1 सारी दुनिया का बोझ इन्होंने ही उठा रखा है, बस -1, 0 और 1। ये 2, 3, 4 आगे के जितने नंबर पीछे के -2, -3, -4 ये किसी के साथ रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट -1, 0, 1 none of the numbers बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो, none of the elements of the codomain find their pre-images in the domain। इनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, खाली बैठे हैं सब।
सो इट इज नॉट ऑन टू भी नहीं है, यही प्रूव करना था कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू। समझ गए? ठीक है, 6 और 7 आप लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे लास्ट में कराऊंगा, ऑर्डर्ड पेयर वाला है। आप नई वाली उसमें बताओ, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस पूरी एक्सरसाइज के बाद में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 आप लोग करोगे? हाँ, 9 छोड़ रहा हूँ, 9 आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3। तो सेट a दे रखा है r माइनस 3, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि a एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर आते हैं, बस 3 नहीं आता, 3 गायब कर दो बस। ठीक है, ये हो गया कि उसके बाद जो b है वो है r माइनस 1। b का मतलब क्या हो गया कि जो सेट b है उसमें सारे रियल नंबर आएंगे, बस 1 नहीं आएगा। तो अब आपको ये कहना है कंसीडर अ फंक्शन f a to b। तो एक फंक्शन दे रखा है f a to b डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज f 1 1 एंड ऑन 2। अब चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। तो इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। फंक्शन क्या दे रखा है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो इंजेक्टिविटी में हम ये कहेंगे लेट अस पुट fx is equal to fy। let us put fx is equal to fy। तो अब क्या होगा कि fx का मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और fy का मतलब क्या होगा, y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। ठीक है, मुझे किसी भी तरीके से सॉल्व कर आकर ये चेक करना है क्या x इज इक्वल टू y आता है या नहीं आता, ये चेक कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x minus 2 into y minus 3 is equal to x minus 3 into y minus 2। एक्सपेंड करिए, x into y is xy, x into minus 3 is minus 3x, minus 2 into y is minus 2y, minus 2 into minus 3 is plus का 6। इधर भी एक्सपेंड, x into y is xy, x into minus 2 is minus 2x, minus 3 into y is minus 3y, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज प्लस का 6। इधर भी प्लस 6, इधर भी प्लस 6 कैंसिल आउट, इधर भी प्लस का xy, इधर भी प्लस का xy कैंसिल आउट। अब क्या करिए, x वाली टर्म इधर ले आओ, y वाली टर्म इधर ले आओ। अगर कट कर उसको x इज इक्वल टू y आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इधर माइनस 3x बचा मेरे पास, और इधर है माइनस 2x, इधर ले आओ तो प्लस का 2x हो गया। इधर है माइनस 3y और इधर है माइनस 2y, इधर जाकर ये हो जाएगा प्लस का 2। माइनस 3x प्लस 2x कितना हो गया, माइनस x, और माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस y, माइनस से माइनस टू गया, x इज इक्वल टू y आ गया। x इज इक्वल टू y आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है। सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। ये हो गया। अब अगला चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में मुझे क्या करना है कि fx दे रखा है, यानी कि y दे रखा है x की टर्म्स में, y x की टर्म्स में दे रखा है। अब निकालना है x y की टर्म्स में, ठीक है। और फिर देखना है कि वो जो x आएगा वो इस सेट A को बिलोंग करता है नहीं करता है। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन में देखा था तो उसमें A to B ना देकर उसमें क्या दे रखा था, R to R दे रखा था।
तो वहाँ बस मुझे ये देखना था कि x जब y की टर्म्स में जब x को हम y की टर्म्स में निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है वो r को बिलोंग करती है या नहीं करती है, ये चेक करना है। देखते हैं। सिंस y इज इक्वल टू fx और fx कितना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। इस fx को बीच में से हटा दो, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। मुझे x निकालना है y की टर्म्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, एक्सपैंड करो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x निकालना है तो x वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये क्या हो गया xy माइनस x इज इक्वल टू 3y इधर चला जाएगा तो 3y माइनस 2, इधर से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा y माइनस 1 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 where y should not be equal to 1, where y should not be equal to 1। ये फंक्शन भी यही कह रहा है कि हमारा जो y है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। तो y जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो, तो इसका मतलब जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि x जो है वो y की वैल्यू बस 1 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए तो x जो है वो रियल वैल्यू ही डिलीवर करेगा, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि फॉर सर अगर ये चीज़ क्वेश्चन में दी नहीं रखी होती कि देंगे जरूर, अगर दी नहीं होती, अगर नहीं दे रखी होती तो आप ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू 1 के लिए, अगर मान लीजिए ये ना दे रखा होता r माइनस 1 r माइनस 3 ना दे रखा होता तो क्या होता, और r2r दे रखा होता सिंपली, अगर r2r दे रखा होता तो क्या होगा कि फिर आप कहते हैं कि नहीं y इज इक्वल टू 1 पर ना x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो y की वैल्यू 1 अगर, और y की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोडोमेन में एक वैल्यू 1 है ना, तो उसके लिए x की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो भैया क्या है ऑन टू नहीं है, तो भैया ऑन टू, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो फॉर y इज इक्वल टू, फॉर y नॉट इक्वल टू 1 x belongs to real number, ठीक है। therefore it is an रियल नंबर भी ना बोलकर आप क्या बोले, x belongs to a बोलिए, therefore it is an onto function। उन्होंने कहा था कि चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये ऑन टू है, ठीक है ना। ये हो गया इट इज एन ऑन टू फंक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। fx इज इक्वल टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, क्या क्या हो सकता है, कैसे करोगे? सर डी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, कैसे बताया बताओ? पहले 1 1 बता दो बस। fx इज इक्वल टू fy रख दिया, सर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ले सकते, ओके। मैं करवाऊंगी, आप लोग ट्राई करोगे एक बार। देखिए ऐसा है, क्या दोबारा बोलो? प्लस माइनस एक्स आएगा, लेकिन किसकी वैल्यू, वो ऐसे कैसे आएगा भाई? हम ऐसे रखेंगे ना, y की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 4, फंक्शन ये दे रखा है ना x की पावर 4। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर रूट करूँगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर मेरे को y निकालना होगा, अगर मेरे को y निकालना होगा मतलब इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो एक्चुअली वाई स्क्वायर की दो वैल्यूज आई थी, वाई स्क्वायर की दो वैल्यूज आई थी, आइदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ले नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैं नहीं ले पाऊंगा। तो रिजल्ट ना और आता है कि आइदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो चलो वाई हो गया, लेकिन ना माइनस नेगेटिव टर्म का मैं स्क्वायर रूट ले नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करने पर वाई की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस एक्स आ रही है और एक माइनस एक्स आ रही है। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आएगा ना, हम ये कहेंगे नहीं भाई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है। y इज इक्वल टू प्लस एक्स मिलना चाहिए, एक्जैक्टली y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स भी मिल रहा है और माइनस एक्स भी मिल रहा है, और दोनों चीज़ें ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली अनट्रू थी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए 1 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करोगे? y इज इक्वल टू x की पावर 4। y इज इक्वल टू x की पावर 4 है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? y की पावर 1/4। और फंक्शन क्या दे रखा है? रियल टू रियल दे रखा है। किसी भी रियल नंबर की पावर 1/4 करी जा सकती है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट रियल ही आएगा। इसका मतलब ऑन टू ये है। समझ गए? ये 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। तो आंसर क्या है? 1 1 नहीं है यानी कि क्या? मैनी 1, और ऑन टू ये है। आंसर इसका बी है। ठीक है, इसके बाद ये 12th ना बहुत आसान है। fx इज इक्वल टू 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3y, 3 से 3 कट जाएगा, कर लेंगे यार, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। तो इसमें आपको केवल क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ना है। अगर किसी भी बच्चे से पुराना कुछ भी छूट गया हो एक्सरसाइज 1.2 का, वो पूरा कंप्लीट करना, और मैं अगली बार होमवर्क चेक करूँगा। ठीक है ना सर? इसमें अगर हम ऐसे करें कि एक्स स्क्वायर ले लें और यहाँ पे वाई को रूट में ले लें प्लस माइनस, यहाँ इसमें ऑन टू। हाँ, ऑन टू है सर अगर एक्स स्क्वायर ले ले और यहाँ पे वाई को रूट में ले ले प्लस माइनस रूट वाई ले ले और फिर वापस से एक्स का रूट ले इस पर, तब तो सर नहीं होगा। भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा है ना, तो मैं ये कहूँगा क्या यहाँ से x निकाला जा सकता है? ये कहेंगे हाँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की पावर 1/4 ये हो जाएगी। तो अब ये कहेंगे कि कोई भी रियल नंबर अगर मैं ले लूँगा तो क्या उसकी पावर 1/4 करी जा सकती है? ये भी करी जा सकती है। बस क्लियर है? ठीक है जी, तो बस इतना कर लीजिए। फिर आप एक्सरसाइज 1.2 में जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आप कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। इस बार जो है, और वो मेरे को भेजना, वो कौन सा था वो? हाँ सर, एक और चीज़ और पूछनी थी। वो सिग्नम फंक्शन वाला भी आपने बताया था, उसमें डेफिनेशन में ये रखा था कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो 0/0 करेंगे तो 0 आता है। 0/0 थोड़ी करना है। उन्होंने ये बोला y इज इक्वल टू fx होता है ना, तो ये इन्होंने दिया कि 1 कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है। 0 कब है? जब x इज इक्वल टू 0 है। और -1 है जब x लेस देन 0 है। समझ गए? तो 0/0 नहीं करना मेरे को तो ये देखना है ना कि y की एग्जैक्ट वैल्यू 1 ही आ रही है, x ग्रेटर देन 0। वो तो क्वेश्चन में नहीं, मैं इन जनरल पूछता हूँ कि अगर 0/0 करेंगे तो 0 है ना। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसको लिमिट से सॉल्व करा जाता है। करा था पिछले साल। हाँ वही वाला वो करेंगे अभी, चैप्टर नंबर 5 में है, दोबारा आएगा। ठीक है, चलिए जी इतना कर लीजिए, 1.2 कंप्लीट करिएगा। उसके बाद बहुत थोड़ा सा इसमें GOF और FOG इस साल इंक्लूड करा, लास्ट ईयर जो है वो सिलेबस में था नहीं। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। अगली बार होमवर्क चेक करूँगा मैं, सबका पहले ही बता दूँ।